दोस्तों अभी मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था जिसमें किसी भी तरीके से अगर पति या ससुराल वालों के खिलाफ 498 या घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज कराया जाता है दोस्तों, तो वो क्या क्या कदम उठा सकता है अपनी सुरक्षा के लिए। 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप समझाया था दोस्तों। इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूं दोस्तों कि अगर किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा का केस होता है या ससुराल वालों द्वारा परेशान किया जाता है, तो 1 to 1 वो क्या स्टेप उठा सकती है पहले दिन से लेकर आगे के केस तक दोस्तों। तो सबसे पहले समझते हैं कि दहेज के लिए पति या ससुराल पक्ष के किसी भी पक्ष द्वारा किसी महिला को अगर उत्पीड़ित किया जाता है तो उस पीड़न से बचाने के लिए 1886 में आईपीसी की धारा 498 को शामिल किया गया था। और इसमें किसी भी तरीके से महिला को दहेज के लिए शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या भावनात्मक रूप से परेशान करना 498 और वो दहेज कानून के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करा सकती है दोस्तों। और साथ में इस दोस्तों दहेज के लिए तंग करने के साथ साथ क्रूरता और भरोसा तोड़ने को भी इसमें शामिल किया गया दोस्तों। और ये गंभीर अपराध है और गैर जमानती अपराध है दोस्तों। इसमें बेल के लिए एंटीसिपेटरी बेल लेनी पड़ती है, तुरंत गिरफ्तारी पर 498 में रोक है, वो मैं पीछे वीडियो में बता चुका हूं दोस्तों। अब समझते हैं दोस्तों कि महिला सबसे पहले क्या कर सकती है अगर उसके साथ किसी भी तरीके से घरेलू हिंसा या दहेज के लिए परेशान किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल के अलावा 112 नंबर पर, हेल्पलाइन नंबर 1090 पे ये 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं और अपने आसपास के किसी भी थाने में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है दोस्तों। और इससे पहले महिलाओं के लिए 0 एफआईआर थी, जो नए कानून आए हैं दोस्तों उसमें तो फिलहाल 0 एफआईआर सबके लिए, वो महिला किसी भी थाने में मुकदमा दर्ज करा सकती है या अपना एफआईआर लिखा सकती है। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या समझते हैं, उसकी गाइडलाइंस के मुताबिक लीगल सर्विस अथॉरिटी, राष्ट्रीय महिला आयोग और एनजीओ, इन सभी की जो डेस्क होती है उसमें क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल होती है दोस्तों। और शिकायत मिलने के बाद केस दर्ज करने से पहले पुलिस वाले जो होते हैं वो लड़कों को बुला लेते हैं। लेकिन अगर पति समझौता नहीं चाहता है किसी भी वजह से दोनों पक्षों के बीच में और ना ही बातचीत करना चाहता है, तो CWC जो होता है उसे हाजिर होने का प्रेशर नहीं डाल सकता है दोस्तों कानूनन। ये पीछे वीडियो में भी मैंने अच्छे से समझाया था। और अगर दोनों पक्ष राजी हैं दोस्तों तो CWC उनके भी समझौता कराने की पूरी कोशिश करता है। और जिन मामलों में लड़की या उसके घर वालों की इच्छा अलग होने की नहीं होती है वहां पुलिस मध्यस्थता से काम हो जाता है दोस्तों। और अगर मामला सुलझता नहीं है तो पति और उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है, और जैसा कि होता है 498A में। अब इसका निपटान कैसे होता है दोस्तों उसको भी समझते हैं। तो आमतौर पर ऐसे मामलों को 3 तरीके से निपटाया जाता है दोस्तों। सबसे पहले होती है काउंसलिंग। राष्ट्रीय महिला आयोग और कुछ एनजीओ आदि ने जो प्रोफेशनल CWC में नियुक्त किए होते हैं दोस्तों, और अगर महिला अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती और पुलिस को लगता है कि उसकी जान को कोई खतरा है या नहीं है, तो उसकी और उसके पति की काउंसलिंग की जाती है। अगर दोनों तैयार होते हैं तो उनके साथ का रखा जाता है, नहीं होते हैं तो अलग तरीके से केस चलता है दोस्तों। इसके लिए काउंसलिंग की जाती है। इसके बाद मीडिएशन का नंबर आता है दोस्तों। दोनों पक्षों के भी दोस्तों अगर किसी भी तरीके से मीडिएशन हो सकता है तो मीडिएशन की पूरी कोशिश की जाती है। और इसके साथ में गरीब या पिछड़े तबके की जो महिलाएं हैं दोस्तों, जो सिर्फ और सिर्फ अपने सामान की वापसी के मकसद से कहीं ना कहीं आती हैं, उन्हें भी यहाँ पर हक दिलाया जाता है। और दोस्तों अगर किसी भी वजह से काउंसलिंग फेल हो जाती है दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं कि कोर्ट की लंबी लड़ाई जो होती है बहुत लंबी होती है। कहीं ना कहीं अगर मीडिएटर के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए दोस्तों, सहमति से हो जाए चीजें, तो बहुत अच्छी होती हैं। एज ए एडवोकेट मैं खुद समझता हूं, नहीं तो सालों साल मामले मुकदमों में खिंचते हैं और लोग परेशान होते हैं। दोनों ही पक्ष, शादी की उम्र तक निकल जाती है लोगों की। अब दोस्तों बहुत से मामलों में जो अदालत की भी कोशिश सबसे पहले सुलह ही होती है, और नाकाम होने पर कहीं ना कहीं कोर्ट द्वारा भी फिर केस को आगे बढ़ाया जाता है। मामला नहीं बनता है तो ही अदालती प्रक्रिया चलती है। शांतिपूर्ण तरीका सबसे बेहतरीन तरीका होता है, लेकिन बशर्ते कि हो नहीं सकता है 95% केसों में। इसके बाद समझते हैं दोस्तों कि महिला को करना क्या क्या है अपने बचाव के लिए और अपने पक्ष रखने के लिए। तो सबसे पहले पति या ससुराल वालों के सताने पर पहली बात महिला को चुप नहीं रहना। चुप रहेंगे उतना ही सताया जाएगा जितना आप सहन कर सकती हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों अपने पेरेंट्स को, अपने परिवार के बाकी लोगों को, दोस्तों को उत्पीड़न की पूरी जानकारी दें। लेटर, ईमेल, SMS जिससे भी बता सकते हैं, परिवारों या रिश्तेदारों को उन्हें बताएं। और किसी भी ऐसे SMS को डिलीट ना करें। और अगर उनसे संपर्क नहीं कर सकती किसी तरीके से अपने ससुराल वालों से या अपने मैके वालों से या अपने पड़ोसियों से, तो अत्याचार की खबर जिस किसी को भी आप अपने आसपास दे सकते हैं ऐसे सबूत के लिए देते रहें। और जरूरत पड़ने पर दोस्तों पुलिस से संपर्क करें। और ये बिल्कुल भी नहीं सोचें कि इससे रिश्ता टूटेगा, क्योंकि चुप्पी कहीं ना कहीं घातक सिद्ध होती है दोनों ही पक्षों में। और शादी में जो कुछ भी पैसा खर्च हुआ है दोस्तों उसकी रसीदें संभाल कर रखें। अगर मारपीट की गई है तो सरकारी अस्पताल में जाकर उसकी पर्ची संभाल कर रखें जो आगे आपके लिए सबूत हो।
और अगर महिला के साथ मारपीट है, उसे घर में रहने नहीं दिया जा रहा है, जेब खर्च नहीं दिया जा रहा है, मेडिकल सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, प्रॉपर्टी में जाया हक नहीं दिया जा रहा है, उसके जेवर या पैसे उसे नहीं दिए जा रहे हैं, छीन लिए गए हैं, उसकी पसंद का काम नहीं करने दिया जा रहा है दोस्तों, उसकी मर्जी के खिलाफ बार बार उसे संपर्क किया जा रहा है, या उसे या उसके परिवार वालों को धमकी दी जा रही है, और उसे बच्चे या बेटा ना होने का भी दोषी ठहराया जा रहा है, आदि मामलों में दोस्तों इस कानून की मदद ली जा सकती है। और साथ में समझते चलते हो इस कानून के दायरे में महिला के पति के अलावा भाई, देवर, कोई प्रेमी, इंक्लूडिंग और फैमिली मेंबर्स होते हैं। मोटे तौर पर दोस्तों इस कानून के तहत पुरुषों के खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई होती है 498A के तहत। लेकिन अगर कहीं ना कहीं दोस्तों अगर कोई महिला भी टार्चर करती है तो पीड़ित महिला इस कानून का सहारा ले सकती है। हाल ही में दोस्तों महिलाओं के खिलाफ भी इस एक्ट के शिकायत के मामले सामने आए। इसी तरह पत्नी या किसी रिश्तेदार महिला से जो भी पीड़ित है वो इस कानून का सहारा ले सकता है। बच्चे को भी इस कानून का लाभ मिल सकता है। कोई भी बालिग उसकी ओर से शिकायत दर्ज करा सकता है दोस्तों। अब समझते हैं दोस्तों कि ये सिविल एक्ट यानी दीवानी कानून है और इसमें दोषी को सजा का प्रावधान नहीं है दोस्तों, लेकिन पीड़िता को राहत जरूर मुहैया कराई जाती है। हालांकि जरूरत पड़ने पर यह कानून फौजदारी में भी बदलता है 498 है दोस्तों, पूरा समझिएगा। मसलन अगर पीड़िता मारपीट से जख्मी हो जाए तो ये मामला क्रिमिनल केस में तब्दील हो जाएगा। कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो तो भी ये क्रिमिनल केस में कहीं ना कहीं तब्दील हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों आते हैं इस पे कि क्या क्या राहतें हैं महिलाओं के लिए। तो ये कानून महिलाओं को फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इकोनॉमिक और सेक्सुअल वायलेंस से सुरक्षा प्रदान करता है दोस्तों। किसी भी तरीके से महिला से जबरन संपर्क करने की कोशिश करना, उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी जगह पर रहने या न रहने देने पे भी इस कानून की मदद ली जा सकती है। अब आते हैं दोस्तों स्त्री धन को महिला से कोई नहीं ले सकता है। अब इसमें क्या है, ज्वाइंट हो या लॉकर हो, कोई भी उसकी मर्जी के खिलाफ ऑपरेट नहीं किया जा सकता है। महिला उसके मायके वालों के साथ मौखिक या शारीरिक हिंसा नहीं की जा सकती है। अगर साझा मकान में रह रहे हैं तो उसे निकाला नहीं जा सकता है। ये पीछे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और महिला जिस हिस्से में रह रही है पुरुष उसमें जाने से रोक नहीं लगा सकता है। अब दोस्तों साझा मकान या उसके किसी भी हिस्से को महिला की मर्जी के खिलाफ बेचा भी नहीं जा सकता है। समझते चलिएगा दोस्तों 1 to 1 महिलाओं के लिए क्या क्या उन्हें स्टेप उठाने हैं, क्या क्या सुरक्षात्मक कदम। और अगर दोस्तों महिला किसी तरीके से अलग रहना चाहती है किराए पर तो उसको मुहैया जो है मकान मुहैया कराना ये भी पुरुष की जिम्मेदारी है। उसका गुजारा, उसका मेडिकल खर्च भी उठाना उसकी जिम्मेदारी है। अच्छा आप समझते हैं दोस्तों कि महिला को बच्चों की जो होती है टेम्पररी कस्टडी भी मिल जाती है इसी केस के तहत। अगर महिला को किसी भी तरीके से शारीरिक मानसिक नुकसान की भरपाई व इलाज का खर्चा भी मिलता है इसी उस कानून के तहत। और ये भी समझिएगा दोस्तों कि इस कानून के साथ साथ दूसरे कानूनों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खासकर 498A के साथ इसके इस्तेमाल से महिला को ज्यादा राहत मिल सकती है। वाजिब केसों में दोस्तों मुकदमा दर्ज कराना आसान है, झूठी FIR लिखाना आसान है, लेकिन महिला को ही साबित करना होता है। ये समझिएगा, ये दोनों पक्षों के लिए कि झूठी FIR कराने से आज तो आप किसी को भी परेशान कर सकते हैं, लेकिन वो लंबा नहीं चलने वाला है। जब कोर्ट में साबित करना होगा तो कहीं ना कहीं आए दिन पत्नियों को भी मुआवजा देना पड़ रहा है, उस पर मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों इसी केस के साथ में तलाक या गुजारे भत्ते की अर्जी भी जो है महिला दायर कर सकती है। अगर मामला कोर्ट में है दोस्तों तो महिला अपने रहने का इंतजाम करने के लिए भी अर्जी लगा सकती है। अब कैसे कार्रवाई होती है दोस्तों, तो महिला किसी भी लोअर कोर्ट में शिकायत दर्ज करा सकती है। और अगर घर से नहीं निकल सकती है, दूसरी वजह है तो वो कोर्ट द्वारा जो है कुछ सिविल सर्विस जो है प्रोवाइडर को फोन करके बुला सकती है। DLS से एक सुविधा होती है, वहाँ महिलाओं को जो है निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान की जाती है। कोर्ट भी जो है कहीं ना कहीं अगर एप्लीकेशन मिलती है तो एक अधिकारी नियुक्त कर सकता है जो महिला की सुरक्षा का जिम्मा लेते हैं। शिकायत के बाद कोर्ट पुलिस को आदेश देता है कि किसी भी तरह का उत्पीड़न होने पर महिला जो है पुलिस को बुलाए और FIR की कॉपी अपने साथ रखे और FIR दर्ज करा सकती है। साथ में दोस्तों DLS से होता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है। हर जिले में, हर तालुके में, हर स्टेट में UPLSLA होता है। जो नेशनल लेवल पे है वो नालसा है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DLSA है, तालुका लेवल पे भी होता है। यहाँ कहीं भी कोई भी महिला अपने लिए निःशुल्क वकील पा सकती है, निःशुल्क विधिक सहायता ले सकती है। इससे पीछे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। कोई सवाल जवाब होगा दोस्तों तो पूछिएगा। थैंक यू।